अनअकैडमी दे रहा है आपको अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन CSIR UGC नेट के लिए। एस योर CSIR UGC नेट प्रिपरेशन विद अनअकैडमी प्लस और अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इसमें फ़ायदा क्या है आपको, अगर आप अनअकैडमी प्लस जो है के लिए एनरोल करते हैं तो अनअकैडमी और आइकॉनिक दोनों में आपको लाइव क्लासेस मिलते हैं, टेस्ट सीरीज मिलते हैं, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलते हैं, स्ट्रक्चर शेड्यूल भी आपको वहाँ पे मिलता है। अब जो आइकॉनिक को अलग बनाता है अनअकैडमी प्लस से, वो है कि आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच दिया जाता है, स्टडी प्लानर एंड बाई वीकली रिव्यूज आपको मिलता है, स्टडी बूस्टर सेशंस भी आपको दिया जाता है, पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग भी होता है, SOP एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपको कराया जाता है, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल भी आपको जो है अनअकैडमी आइकॉनिक में दिया जाता है। तो अगर आप जो है सब्सक्राइब कर रहे हैं अनअकैडमी के CSIR UGC नेट प्लान को, तो प्लस में आपको ये चीज़ें मिलेंगी जो मैंने मेंशन किया, जिस पर ग्रीन टिक है, और आइकॉनिक में आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। तो आप दोनों में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं जिस अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है, और इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट, अनअकैडमी एक्सेलरेट लाया है योर चांस टू विन 100% स्कॉलरशिप फॉर CSIR UGC नेट सब्सक्रिप्शन। फरवरी 28 को संडे 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक यहाँ पे ये फिजिकल साइंसेस के लिए टेस्ट होगा आपका। आप इसके लिए भी इनरोल कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पे 30 क्वेश्चन रैंक रहेगा आपका, और रैंक 1 2 को 100% स्कॉलरशिप मिलेगा सब्सक्रिप्शन पे, रैंक 3 से लेकर रैंक 3 जिसका रहेगा 75% स्कॉलरशिप रहेगा सब्सक्रिप्शन पे, रैंक 11 to 35 50% स्कॉलरशिप ऑन सब्सक्रिप्शन, एंड फॉर रैंक 36 टू रैंक 150 25% स्कॉलरशिप आपको मिलेगा सब्सक्रिप्शन पे। ऐसे ही सेम आपके पास चांस है कि आप अगर केमिकल साइंसेज वाले हैं तो यहाँ पे भी 28 फरवरी को ही संडे को 12 बजे से लेके 1:15 तक भी यहाँ पे आपको चांस है अनअकैडमी एक्सेलरेट में पार्ट लेने का, जहाँ पे आपको मौका मिल सकता है 100% स्कॉलरशिप आपको मिलता है CSIR UGC नेट के प्रिपरेशन के सब्सक्रिप्शन पे। ओके, यहाँ भी सेम चीज़ें हैं, रैंक 1 से रैंक 2 के लिए 100%, रैंक 3 टू रैंक 10 के लिए 75%, रैंक 11 के लिए रैंक 11 से रैंक 35 के लिए 50% स्कॉलरशिप, एंड फॉर रैंक 36 टू रैंक 150 यू विल गेट 25% स्कॉलरशिप ऑन दी सब्सक्रिप्शन। तो लिंक जो है इनके जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जा सकते हैं अगर आपको अनअकैडमी प्लस, अनअकैडमी आइकॉनिक या इसमें पार्ट लेना हो या इसमें पार्ट लेना हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आए हुए जो क्वेश्चन है 2008 से लेकर 2020 का, हम उसका अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। इकोलॉजी का 8 पार्ट हो चुका था, ये रहा आपका 9वां पार्ट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पे। क्वेश्चन है आपका, द ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट इन इंडिया कैन बी फाउंड इन। ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट का आप सब टाइप पढ़ते हैं, वो पूछा है आपसे इन रीजन्स में से कहाँ पे आपको मिलेगा। अंडमान, ईस्टर्न हिमालयाज, मध्य प्रदेश और केरला। तो जो ट्रॉपिकल टाइप का ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट है, आप देखेंगे अंडमान, ईस्टर्न हिमालय और केरला में ये नहीं पाया जाता है। मध्य प्रदेश के बारे में आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा, या ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट का एग्जांपल आप पढ़ेंगे कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, तो आपको मिलेगा कि मध्य प्रदेश में ही उसका मतलब उस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। यहाँ पे एक इंडिया का मैप है, टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, नेचुरल वेजिटेशन, www.pmfii.com। यहाँ पे आप देख लीजिए, जो भी कलरेशन है यहाँ पे वो शो करता है कहाँ पे किस टाइप का फॉरेस्ट है। ग्रीन जो है वो ट्रॉपिकल वेट एवर ग्रीन है, जो आपको ईस्टर्न साइड में मिलेगा। ट्रॉपिकल वेट सेमी एवर ग्रीन ये वाला है जो ग्रे कलर का है। फिर ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस हो गया आपका, ये वाला थोड़ा सा जो हल्का ग्रीन है वो ट्रॉपिकल वेट सेमी एवर ग्रीन हो गया। फिर ट्रॉपिकल ये मॉइस्ट में आता है। लिटोरल एंड स्वीप जो आपको ब्लू कलर का यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला रीजन। फिर ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडुअस आप देखेंगे, ये जो डार्क रेड कलर का रीजन है ये ट्रॉपिकल डिसिडुअस में आता है, और ये यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश भी मिलता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 117 पे आते हैं। स्पीसीज रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल और आइसोलेटेड एरिया आर नोन एज। पूछ रहा है जो स्पीसीज किसी स्मॉल एरिया में रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं और दुनिया में कहीं भी नहीं पाए जाते हैं, ऐसे हम स्पीसीज को क्या बोलते हैं। तो ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन,
उन्हें हम इंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। इंडेमिक प्लांट्स है, जो भी एनिमल्स होते हैं वो एक रिस्ट्रिक्टेड एक या कन्फाइंड रीजन पे ही वो रहते हैं, उसी जियोग्राफिकल लोकेशन के अलावा और दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक क्वेश्चन भी आया था, नेपेंथेस खासियाना करके एक प्लांट है आपका, वो इंडिया के लिए इंडेमिक है, मतलब वो इंडिया के अलावा और दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता है। तो वो प्लांट को हम क्या बोलेंगे, द प्लांट इज इंडेमिक टू इंडिया, मीन्स कि वो प्लांट इंडिया के अलावा और कहीं नहीं पाया जाता है। तो वही इसका डेफिनेशन है, इंडेमिक प्लांट्स आर दोज दैट आर कन्फाइंड और रिस्ट्रिक्टेड टू अ डिफाइंड जियोग्राफिकल लोकेशन ओनली। ओके, क्वेश्चन नंबर 118 पे आते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज पर यूनिट चेंज इन हैबिटेट इज नोन एज। तो यहाँ पे पूछा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज पर यूनिट चेंज इन हैबिटेट को हम किससे जानते हैं, ये किसके अंतर्गत आता है? अल्फा डायवर्सिटी, बीटा डायवर्सिटी, गामा डायवर्सिटी या बायोडायवर्सिटी का ये डेफिनेशन है। तो हमेशा से आप याद रखिएगा, जब पर यूनिट चेंज इन हैबिटेट की बात होती है तब उसका मतलब होता है अल्फा डायवर्सिटी से। अल्फा डायवर्सिटी क्या है? अल्फा डायवर्सिटी रिफर्स टू द एवरेज स्पीसीज डायवर्सिटी इन ए हैबिटेट और स्पेसिफिक एरिया। तो जब हम हैबिटेट या स्पेसिफिक एरिया की बात करेंगे तो वहां पे आपका अल्फा डायवर्सिटी आता है। अल्फा डायवर्सिटी एक लोकल मेजर कहलाता है एक जगह का। वही अगर हम बीटा डायवर्सिटी की बात करें तो बीटा डायवर्सिटी क्या होता है? रेशियो होता है ये बिटवीन लोकल और अल्फा डायवर्सिटी एंड रीजनल डायवर्सिटी। तो आप समझ लीजिए इसे अल्फा डायवर्सिटी मतलब हम एक जगह की बात कर रहे हैं, बीटा डायवर्सिटी का मतलब हो गया अगर आप दो ऐसे ही अल्फा डायवर्सिटी वाले रीजन को या दो हैबिटेट के बीच में जब हम कंपेयर करते हैं तो ऐसी डायवर्सिटी को हम बीटा डायवर्सिटी बोलते हैं। वही एक और है आपका पहले तो हाँ, दिस इज द डायवर्सिटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन टू हैबिटेट्स और रीजन, जैसा कि मैं बोला आपको बीटा डायवर्सिटी में। गामा डायवर्सिटी इज द टोटल डायवर्सिटी ऑफ लैंडस्केप एंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ अल्फा एंड बीटा डायवर्सिटी। तो जो गामा डायवर्सिटी होती है, जैसे मैंने आपको बोला अल्फा, मान लीजिए एक सर्कल है वो आपका अल्फा हो गया, दो सर्कल के बीच में आप अगर वहां के स्पीसीज डायवर्सिटी कंपेयर कर रहे हैं तो वो बीटा हो गया। तो ओवरऑल वो दोनों सर्कल जिस रीजन में आते हैं इंक्लूडिंग दो सर्कल्स, वो आपका क्या कहलाएगा? गामा डायवर्सिटी। क्योंकि गामा डायवर्सिटी जो होती है वो टोटल डायवर्सिटी होती है उस लैंडस्केप का जो कॉम्बिनेशन है बोथ अल्फा डायवर्सिटी और बीटा डायवर्सिटी का। क्वेश्चन नंबर 119 आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज मेगा डाइवर्स कंट्री। तो आपसे पूछा है यहाँ पे कि कौन सा इसमें से कौन सा देश है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, इसमें से कौन सा आपका मेगा डाइवर्स कंट्रीज में आता है? तो सबसे पहले टर्म मेगा डाइवर्स कंट्री का मतलब क्या होता है? इट रिफर्स टू एनी ऑफ द ग्रुप ऑफ नेशंस दैट हार्बर द मेजॉरिटी ऑफ अर्थ स्पीसीज एंड हाई नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीसीज। जो मेगा डाइवर्स कंट्रीज हैं उनका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि वहां पे जो स्पीसीज होते हैं, चाहे वो एनिमल का स्पीसीज हो या प्लांट का स्पीसीज हो, फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है कि अर्थ सरफेस पे जितनी भी सारी स्पीसीज आपकी पाई जाती हैं वो नेशन में उसका एक बड़ा हिस्सा रहता है प्लांट और एनिमल का। सेकेंड थिंग है कि हाई नंबर्स ऑफ एंडेमिक भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस देश की हम बात कर रहे हैं, मान लो हम न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं एक एग्जांपल के तौर पे, अगर वो एक मेगा डाइवर्स कंट्री है तो इसका मतलब है कि पूरे अर्थ पे जितने प्लांट और एनिमल पाए जाते हैं वो न्यूजीलैंड में आपको उसका एक बड़ा परसेंटेज देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए 6 या 7% है पूरे वर्ल्ड का वहां पे स्पीसीज डाइवर्सिटी। ठीक, सेकेंड थिंग हो गया एंडेमिक भी होने चाहिए। सेकेंड क्राइटेरिया ये है, पहली बात तो मेजॉरिटी ऑफ अर्थ सरफेस स्पीसीज वहां पे होना चाहिए। सेकंड थिंग एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब मैंने आपको बताया अभी कि जो एक ही जियोग्राफिकल एरिया पे रिस्ट्रिक्टेड स्पीसीज होते हैं उन्हें हम एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। तो ना केवल वहां पे जो प्लांट और एनिमल होंगे वो ज्यादा नंबर में होंगे पूरे अर्थ सरफेस के कंपैरिजन में, सेकेंड थिंग क्या है, एंडेमिज्म भी होगा, मतलब जो वहां पे स्पीसीज पाई जाएगी वो दुनिया में और कहीं नहीं आपको मिलेगा। ठीक है, तो एंडेमिज्म and the majority of earth surface species both are the important criteria to say that this country is a mega diverse country. So conservation ये आपका कहाँ पे आता है? कंजर्वेशन इंटरनेशनल जो है आपका, उन्होंने 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज को आइडेंटिफाई किया था 1998 में। मेनी ऑफ देम आर लोकेटेड इन और पार्शली इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। मेगा डाइवर्सिटी मीन्स मैंने आपको बताया एग्जिबिटिंग ग्रेट बायोडाइवर्सिटी। The main criterion for megadiverse countries is endemism at the level of species, genera and families. A megadiverse country must have at least 5,000 species of endemic plants. देखिए यहाँ पे नंबर भी आपको दिया गया है
कि एक मेगा डाइवर्स कंट्री अगर आप उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो दैट मस्ट हैव एटलीस्ट 5000 स्पीसीज ऑफ एंडेमिक प्लांट्स एंड मस्ट बॉर्डर मरीन इकोसिस्टम, और वहां पे क्या है, वो मरीन इकोसिस्टम को भी बॉर्डर करता हो। वही दूसरा चीज क्या है, मैं इसको भी आपको समझा रहा हूँ। द वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर WCMC of the United Nations Environment Program has identified a total of 17 मेगाडाइवर्स कंट्रीज। कौन कौन से हैं वो? ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, कोलंबिया, इक्वाडोर, यूनाइटेड स्टेट, फिलीपींस, इंडिया, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मैक्सिको, पेपुआ न्यू गिनिया, पेरू, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, साउथ अफ्रीका एंड वेनेजुएला। ये जो 17 कंट्रीज हैं ये आपका मेगा डाइवर्स कंट्रीज आती हैं। तो कभी भी कोई भी आपसे बोले कि दीज कंट्रीज आर द मेगा डाइवर्स कंट्रीज, तो एक ही चीज आपके दिमाग में आना चाहिए कि वो अर्थ सरफेस पे जितनी भी स्पीसीज पाई जाती हैं, फर्स्टली तो मेजोरिटी ऑफ नंबर वहां पे होते हैं, सेकेंड थिंग कि वहां पे एंडेमिज्म भी ज्यादा होता है। तो क्या, और एक चीज है, आपको दो चीजें मिलेंगी, कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज दिया है, कहीं कहीं पे 12। तो aside from the WCMC in 2002, a total of 12 of the main developing countries considered mega diverse gathered in Mexico was Brazil, China, Costa Rica, Colombia, Ecuador, India, Indonesia, Kenya, Mexico, Peru, South America and Venezuela। तो 17 कहीं कहीं पे दिया रहता है, कहीं कहीं पे 12 दिया रहता है। आपको वो चीजें इसमें से देखनी है कौन सा है कौन सा नहीं है। तो अगर आप देखेंगे कि मेगा डाइवर्स कंट्रीज जो दोनों में आते हैं, ठीक, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया तो दिया ही नहीं हुए। अगर हम 12 वाले की बात करते हैं, वहीं 17 वाले की बात करते हैं, तो इसमें आपको यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 120 पे आते हैं। द प्रोसेस ऑफ पीडोसोलाइजेशन जनरली अकर्स इन। पीडोसोलाइजेशन का प्रोसेस है वो कहाँ पे कॉमन होता है? कोल्ड हमिड क्लाइमेट में, कोल्ड ड्राई क्लाइमेट में, ड्राई ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। तो सबसे पहले पोडोलाइजेशन का मीनिंग हम जानेंगे। पोडोलाइजेशन क्या है? इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस बाय विच dissolved organic matter and ions of iron and aluminium released through weathering of various minerals from form organomineral complexes, chelates जिसे बोलते हैं, and are moved from the upper part of the soil profile and deposit in the deeper part of soil। तो पोडोसोलाइजेशन में क्या है? ये एक्चुअली सॉइल फॉर्मेशन का एक प्रोसेस है जहां पे डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर होते हैं और जो आयंस होते हैं वो वेदरिंग के जरिए, ठीक, वो क्या होते हैं, अपर जो सॉइल प्रोफाइल का अपर पार्ट है उससे मूव करके ये डीपर पार्ट्स में जाते हैं। और ये जो प्रोसेस है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपका फास्ट होता है। तो इसीलिए जनरली आपको ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलेगा जहां पे बारिश ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 121 पे आते हैं। इंडिया हैज बीन आइडेंटिफाइड एज अ मेगा डाइवर्सिटी सेंटर ड्यू टू इट्स significant species diversity। How many countries are recognized as mega diverse centers in addition to India? तो वही है, mega diverse country and mega diverse centers are the same thing। आपको यहाँ पे बताना है, बोल रहा है कि इंडिया भी एक पार्ट है उन मेगा डाइवर्स कंट्रीज का। पूछा है इंडिया के अलावा और कितनी कंट्रीज को हमने मेगा डाइवर्स कंट्री, मतलब हम उसके नाम से जानते हैं। तो मैंने आपको बताया 12 और 17 दिया रहता है। यहाँ पे इंडिया को छोड़ के पूछा एडिशनली कितना है, तो मैक्सिमम नंबर आपका कितना है? 11। दैट मीन्स यहाँ पे ये 12 जो मेगा डाइवर्स कंट्रीज है उसकी बात कर रहा है। तो आप 11 वाले ऑप्शन पे आराम से लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 122 पे आते हैं। पॉइंट रिचनेस रिफर्स टू द नंबर ऑफ स्पीसीज इन एन एरिया एंड इज आल्सो नोन एज। कह रहा है पॉइंट रिचनेस जो है ये क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ स्पीसीज इन एन एरिया, और उसको हम और क्या बोलते हैं? अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी और गामा रिचनेस। तो एक्चुअली अल्फा डाइवर्सिटी को ही हम पॉइंट रिचनेस के नाम से जानते हैं। तो ये हमेशा से याद रखिएगा। बाकी मैंने आपको अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी क्या है ये बता दिया है। पर अल्फा डाइवर्सिटी को हम पॉइंट रिचनेस, मतलब एक जगह की रिचनेस समझ लीजिए होता है, तो इसलिए हम अल्फा डाइवर्सिटी को पॉइंट रिचनेस भी कहते हैं। तो अल्फा डाइवर्सिटी मींस पॉइंट रिचनेस। 123 पे आते हैं। आपसे यहाँ पे पूछा है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है एक डिजीज है, ये किस पोल्यूशन की वजह से होता है? नाइट्रेट का पोल्यूशन की वजह से, फ्लोराइड, साइनाइड और आर्सेनिक। जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है जिसको हम इनफेनेंट मेथमोग्लोबिनीमिया के नाम से जानते हैं, इज अ कंडीशन वेयर अ बेबीज स्किन टर्न्स ब्लू। ये कंडीशन है ब्लू बेबी सिंड्रोम जहां पे जो बच्चे होते हैं उनका जो स्किन होता है वो ब्लू कलर का में
थोड़ा थोड़ा आपको दिखेगा, जैसे यहाँ पे इस बच्चे का फेस देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा ब्लूइश दिख रहा है, ठीक। तो यही है ये सिंड्रोम, ये डिजीज है। दिस अकर्स ड्यू टू द डिक्रीज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन द बेबीज ब्लड। ध्यान में रखिए, आपका जो ब्लड है वहां पे हीमोग्लोबिन जो है आपका ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, इसलिए आपका ब्लड रेड होता है। वही जो हमारे वेन्स हैं, आपको आप अगर अपने वेन्स देखेंगे वो थोड़ा आपको ब्लूइश कलर का दिखता है। ब्लूइश कलर इसीलिए दिखता है क्योंकि वहां पे जो होता है ऑक्सीजन नहीं होता है। तो ये जो डिजीज है ब्लू बेबी सिंड्रोम, यहाँ पे भी सेम केस है, आप कनेक्ट कर सकते हैं। दिस अकर्स ड्यू टू द डिक्रीज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन बेबीज ब्लड। हीमोग्लोबिन क्या है आपको पता है, ब्लड प्रोटीन है दैट इज रिस्पांसिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी एंड डिलीवरिंग इट टू द डिफरेंट सेल्स एंड टिश्यूज आफ्टर अ बेबी ड्रिंक्स फार्मूला मेड विद नाइट्रेट रिच वाटर। ये कब होता है, जब कोई बच्चा जो है नाइट्रेट रिच वाटर अगर उसको पिलाया जाता है, तो जो बॉडी होती है हमारी, बच्चे की बॉडी होती है, वो नाइट्रेट्स को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे जो ट्रेट है दैट मीन्स NO3, ट्राइट जहां पे है तो वहां पे 3 नहीं है, नाइट्राइट मीन्स NO2। तो जो नाइट्रेट्स है दैट मीन्स NO3 इज कन्वर्टेड इनटू NO2। दीज नाइट्राइट, अब ये जो नाइट्राइट्स हैं ये बाइंड करते हैं हीमोग्लोबिन से बॉडी में। अब जब वो हीमोग्लोबिन से बाइंड करेंगे तो हीमोग्लोबिन बन जाता है आपका मेट हीमोग्लोबिन विच इज अनेबल टू कैरी ऑक्सीजन। अब इस केस में जो आपका हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता है। जब ऑक्सीजन नहीं कैरी कर पाएगा तब आपको क्या दिखेगा, आपका जो स्किन है वो ब्लू कलर का दिखेगा, और यही ब्लू बेबी सिंड्रोम है। तो हमेशा से यह ध्यान रखिएगा, नाइट्राइट जो होता है उसके नाइट्रेट पहले होगा जो पानी के जरिए जाएगा, उसके बाद ये नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है। तो नाइट्रेट का जब भी पोल्यूशन होगा, नाइट्रेट का पोल्यूशन ही ब्लू बेबी सिंड्रोम कॉज करता है। 124 पे आते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम अकर ड्यू टू द एक्सेस ऑफ विच ऑफ द केमिकल इफ्लुएंट इन ग्राउंड वाटर। वही आपसे क्वेश्चन फिर पूछा है, ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है ये किस केमिकल के एक्सेस की वजह से होता है, जिसका इफ्लुएंट होता है ग्राउंड वाटर में। मतलब ग्राउंड वाटर में किस केमिकल के इफ्लुएंस से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, तो मैंने आपको बोला क्या है, नाइट्रेट। NO3 मींस नाइट्रेट। ओके, एक्सप्लेनेशन सेम है। क्वेश्चन नंबर 125 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग काज द इटाई डिजीज। इटाई डिजीज किससे होता है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इटाई डिजीज जो होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल टॉक्सिकेंट क्या है आपका, कैडमियम है। कैडमियम वन ऑफ द मोस्ट टॉक्सिक एलिमेंट, ये एक बहुत ही जहरीला आप समझ लीजिए एलिमेंट है, इनकाउंटर्ड इन इंडस्ट्री एंड कंटामिनेटेड एनवायरमेंट्स। अगर ये मतलब इंडस्ट्रीज में आपको मिलेगा कैडमियम का पोल्यूशन और कंटामिनेटेड एनवायरमेंट जहां पे इसका कंटामिनेशन हो जाए। जापान में इन्वायरमेंटल एक्सपोजर हुआ था कैडमियम का, and its effect on human health have been significant issues since the first outbreak of Itai disease, which is the most severe stage of chronic cadmium poisoning in the cadmium polluted Zinju River basin of Toyama। तो ये आप इसका जो एग्जाम्पल मिलता है, जापान में हुआ था कैडमियम का पोल्यूशन, जिंजू रिवर बेसिन है वहां पे टोयामा में, वहां पे इन दिस रीजन द सॉइल रिप्लेसमेंट ऑफ पोल्यूटेड राइस पैडी फील्ड which was an intervention program was continuously conducted from 1980 until it was completed in 2012। यहाँ पे जो कैडमियम पोल्यूटेड राइस पैडी फील्ड्स था उसका आप समझ लीजिए इंटरवेंशन प्रोग्राम हुआ था, 1980 से लेकर 2012 तक चला था, जहाँ पे कैडमियम पोल्यूशन को हटाया गया था। एज अ रिजल्ट कैडमियम कंटेंट इन राइस हैज मार्कली डिक्रीज, जिसकी वजह से कैडमियम को कंटेंट जो था वहां पे राइस फील्ड में बहुत ज्यादा डिक्रीज हुआ है। लेकिन जो कैडमियम का नेफ्रोपैथी है वो स्टिल प्रिवेलेंट, आज भी वहां पे मौजूद है, प्रोग्रेसिव एंड इरिवर्सिबली अमंग द इनहेबिटेंट ऑफ जिंजू रिवर बेसिन। जो वही वहां के लोग हैं उनमें, एंड न्यू ऑकरेंस ऑफ इटाई डिजीज आर फाउंड इवन टुडे। और आज भी जो है सोच लीजिए 1980 से लेके ये चीजें चल रही है, वहां पे कैडमियम का जो पोल्यूशन था वो ठीक करने का 2012 तक ये सक्सेसफुल भी हुआ, काफी हद तक ठीक भी हो गया है। और आज तक वहां पे इटाई डिजीज के जो केसेस हैं आज भी निकलते हैं। इटाई डिजीज में आप देखेंगे जो हमारा बोन्स हैं ये से टेढ़े हो जाते हैं, पैर आप देखिए पैर टेढ़े हैं, यहाँ पे जो हमारा बैकबोन है वो भी टेढ़ा हो गया है, कैडमियम है। ठीक, अगर इसको याद रखना हो तो ये जो सी का शेप है आप इससे याद रख सकते हैं, सी के शेप के जैसा ही आपको यहाँ पे बैकबोन या पैर आपको मिलता है। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 126 पे आते हैं। द मेन कल्प्रिट इन प्रोड्यूसिंग फोटोकेमिकल स्मॉग इज, कह रहा है जो फोटोकेमिकल स्मॉग है, ये भी काफी क्वेश्चन पॉपुलर है आपका, कह रहा है उसका मेन कल्प्रिट क्या है, SO2, NO2, CO और ओजोन। तो जो मेन कल्प्रिट है जिसकी वजह से फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है वो है आपका NO2. Photochemical smog is a type of smog produced when ultraviolet light from the sun reacts with nitrogen oxide in the atmosphere. It is visible as a brown haze and is most prominent during the morning and afternoon, especially in densely populated warm cities. कह रहा है जो फोटोकेमिकल स्मॉग ये बनता कैसे है, जो हमारे सन से रेज आ रही है उसमें अल्ट्रावायलेट का भी कुछ हिस्सा आता है जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ऑक्साइड जिसे NO2 है उससे रिएक्ट करता है और एक ब्राउन हेज बनाता है, इसको ब्राउन पोल्यूशन भी कहते हैं, ब्राउन हेज। और ये आपको मॉर्निंग और आफ्टरनून सेशन में ही ज्यादा देखने को मिलेगा और कहाँ पे, जहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड जगह पे होंगी वार्म सिटीज जैसे होगी वहां पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 127 पे आते हैं। पूछा है आपसे मिनीमाटा एंड इटाई डिजीज आर काज्ड बाय, मिनीमाटा और इटाई जो डिजीज होता है वो किसके द्वारा होता है, मरकरी, कैडमियम, आयरन, सिलिकॉन, लेड एंड एस्बेस्टस, लेड एंड क्रोमियम। तो मिनीमाटा अगर आपको मान लीजिए पिछले क्वेश्चन से आप गेस कर सकते हैं इटाई डिजीज इज कॉज्ड बाय कैडमियम, तो कैडमियम एक ही ऑप्शन में, उससे आप जा सकते थे ऑप्शन में, पर आपको मिनीमाटा डिजीज के बारे में भी जानना होगा। मिनीमाटा डिजीज क्या है, जिसे हम सम टाइम रिफर टू एज चिसोमिनीमाटा डिजीज भी कहते हैं। ये एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है कॉज बाय सिवियर मरकरी पॉइजनिंग, मरकरी पॉइजनिंग की वजह से होती है, जहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आपको देखने को मिलेगा, मतलब आपका नर्वस सिस्टम खराब होगा। सिस्टम्स इंक्लूड अटैक्सिया, numbness in the hands and feet, journal muscle weakness, narrowing of the field of vision and damage of the hearing and speech। तो आपका इससे बहुत सारी चीजें आती है, आपको अटैक्सिया हो जाता है, नमनेस आप फील करते हैं, मसल वीकनेस हो जाएगा, जो आपका विजन है, फील्ड ऑफ विजन है वो नैरो हो जाएगा, आपका हियरिंग और स्पीच भी चला जाएगा। तो जो आपके समझ लीजिए न्यूरॉन जो चीजें कंट्रोल करते हैं आपकी बॉडी में, उसका इसका असर होगा। तो मिनीमाटा मरकरी से होता है, मरकरी पॉइजनिंग से। आप इसका देखेंगे, ये देखिए जो भी इस बच्चे का फोटो है, आप देख रहे हैं इसका हाथ, ऐसे इसका सिम्टम देखने को मिलता है। ओके, क्वेश्चन 128, द मिनीमाटा डिजीज इन जापान वाज कॉज्ड थ्रू द पोल्यूशन ऑफ वाटर बाय, फिर से वही पूछा है कि मिनीमाटा डिजीज जो हुआ था जापान में वो किस पोल्यूटेंट की वजह से हुआ था, साइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड, लेड और मर्क्यूरी। तो मिनीमाटा आप याद रखिए मर्क्यूरी। तो कैडमियम का मैंने आपको तरीका बताया इटाइटाइड डिजीज को याद करने का, कैडमियम है। ठीक, मिनीमाटा, एम से आप याद रख सकते हैं मर्क्यूरी। और एक कोई डिजीज आया था आपका, ये हो गया पोडोसोलाइजेशन, ये मैंने आपको बताया ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ये नाइट्रेट से होता है। तो अगर आप याद रखेंगे नाइट्रेट और हीमोग्लोबिन का रिलेशनशिप, तो आप, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, NO2 में क्या है, वो ऑक्सीजन है, तो आपसे गेस कर सकते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है वो बाइंड करेगा, ऑक्सीजन बाइंड करता है हीमोग्लोबिन से। तो यहाँ भी वही केस आप समझ लीजिएगा। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम आप कभी नहीं भूलेंगे। इटाई डिजीज तो मैंने बोला, इटाई को कैडमियम से आप रिलेट कर लीजिएगा। बाकी तो मिनीमाटा जो है आपका मर्क्यूरी है ही, M फॉर M। क्वेश्चन नंबर 129, फोटोकेमिकल स्मॉग जो होता है किसका मिक्सचर होता है, आपसे पूछा गया है। नाइट्रोजन, एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, peroxyethyl nitrate, particulates and unreacted hydrocarbons, peroxyethyl nitrate, particulates, carbon dioxide और unreacted hydrocarbons, एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो सबसे पहले जो फोटोकेमिकल स्मॉग है उसमें से आप ऑक्सीजन तो निकाल ही दीजिए। तो ऑक्सीजन आपको ऑप्शन नंबर A, B में मिलता है। अब आपके पास बचा B और C। तो आप देखें जो फोटोकेमिकल स्मॉग होता है उसका सबसे मेन कल्प्रिट क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और ये हमारा किस ऑप्शन में दिया है, B। तो B ही होगा करेक्ट। फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, पैन जिसे आप बोलते हैं, पेरोक्सिस्टिल नाइट्रेट, पर्टिकुलेट्स एंड अनरिएक्टेड हाइड्रोकार्बन। तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दे आर इमिटेड फ्रॉम द कमर्शियल ऑफ द फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल के जलने से ये निकलते हैं, along with being naturally emitted from things such as volcanoes and forest fire। वैसे भी ये volcanoes और forest fire से भी निकलते हैं। ठीक, when exposed to ultraviolet radiation, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड
जब ये रिएक्ट करते हैं सन से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, तो वहां पे कॉम्प्लेक्स सीरीज चलता है, कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ रिएक्शंस विद हाइड्रोकार्बन्स के साथ में कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं जो फोटोकेमिकल स्मॉग के कंपोनेंट को जन्म देते हैं, जैसे कि ओजोन, नाइट्रिक एसिड, एल्डिहाइड, पैंस एंड अदर सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। क्वेश्चन नंबर 130, आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन। आपको बताना है कि किस गैस से, या जो भी यहाँ पे चीजें लिखा हुआ है गैस, और उसका इफेक्ट क्या पड़ता है प्लांट्स पे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या क्या करता है, मैच कराना था आपको। SO2 से क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड से क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, इथिलीन, ओजोन, इन सब का क्या इफेक्ट पड़ता है। करेक्ट आंसर क्या है इसका, 1 ही है इसका, ए का दूसरा होगा। मतलब SO2 जो कॉज करता है वो क्या करता है, रेड ब्राउन इंटरवीनल नेक्रोसिस। बी का कॉज करता है नाइट्रोजन, रेड ब्राउन डिस्टल नेक्रोसिस। इंटरवीनल मतलब वेन्स के बीच में, रेड ब्राउन डिस्टल मतलब ये डिस्टल पार्ट में रेड ब्राउन नेक्रोसिस कॉज करेगा। तो इस पे आते हैं फ्लोरीन पे, तो ये क्या कॉज करता है, टिप एंड मार्जिनल नेक्रोसिस। फ्लोरीन हमेशा यही करेक्ट रहता है, बहुत बार पूछा भी जाता है। डी पे आते हैं, डी का होगा थर्ड। फ्लोरीन क्या कॉज करता है, फ्लेक्स ऑन अपर सरफेस ऑफ द लीफ विद डिस्टल नेक्रोसिस। इथिलीन क्यों क्रॉस करता है, ये आप आराम से गेस कर सकते थे कि ये एब्सिशन एंड कर्लिंग कॉज करता है। ओजोन क्या करता है, आपका नीडल पॉइंट क्लोरोटिक डॉट्स बनते हैं विथ अपर सरफेस फ्लेक्स। तो इसका करेक्ट आंसर यही है। एक चार्ट है, ये एक रिसर्च हुआ है, इनका है सुब्रमणी और देवानंदन का, 2015 में इनका एक पेपर आया था, एप्लीकेशन ऑफ एयर पोल्यूशन टॉलरेंस इंडेक्स इन असेसिंग द एयर क्वालिटी। किस पेपर में छपा था, जर्नल में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेज, वॉल्यूम 7, इशू 7, पेज नंबर 216 to 221 में ये छपा था, वही मैं आपको ये चीजें दे रहा हूं, उन्हीं के पेपर से ही है। तो ये था आपका क्वेश्चन पूरा, कहां तक का, 130, ठीक, 116 से लेके 130 इसमें हो गया। बाकी के जो बचे क्वेश्चन है वो मैं लेके आऊंगा अगले पार्ट में। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।